नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी पूरे प्रदेश में विभिन्न नगरों के 2031 तक के मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं। कुछ नगरों में ये मास्टर प्लान बनके तैयार हो गए हैं, प्रभावी हो गए हैं, और कुछ नगरों में इसकी स्वीकृति की प्रक्रिया शासन स्तर पर चल रही है। कुछ ही महीनों में सारे शहरों के मास्टर प्लान 2031 तक के प्रभावी हो जाएंगे। दोस्तों, जब किसी नगर का मास्टर प्लान अगले 10 सालों के लिए प्रस्तावित किया जाता है, बनाया जाता है, तो कुछ उसमें अलग से बढ़ा हुआ विस्तारित क्षेत्र भी शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में, जो विस्तारित क्षेत्र में अलग अलग भूपयोग प्रस्तावित किए जाते हैं। इन अलग अलग भूपयोगों का जो नामकरण है, वर्गीकरण है, नॉमेनक्लेचर है, इस नॉमेनक्लेचर के अनुसार जन सामान्य उसकी परिभाषा, उनके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं अनुबंध की जा सकती हैं, ये नहीं समझ पाता है। तो इस वीडियो में मैं भूपयोग परिसरों ऑब्लिक क्रियाओं की परिभाषाओं का विस्तार से वर्णन करूंगा, और इस संबंध में मैं पूरी एक सीरीज बना रहा हूं, क्योंकि विभिन्न भूप्रयोगों की काफी लंबी लिस्ट है, एक वीडियो में उनको कवर नहीं किया जा सकता है। पूरी सीरीज में मैं 2031 में जितने भी भूप्रयोग वर्णित किए गए हैं, उन भूप्रयोगों से कौन कौन सी क्रियाएं आच्छादित होती हैं, उन क्रियाओं की व्याख्या करूंगा कि किस क्रिया का क्या मतलब है और किस भूपयोग से वो आच्छादित होती है। प्रमुख भूपयोग क्या है, कौन सी क्रिया किस भूपयोग से आच्छादित होती है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी। इस समिट में पूरे भारत से, पूरे विश्व से कई तरह के इन्वेस्टर्स आए हैं, अलग अलग परियोजनाओं के लिए जमीन खरीद रहे हैं, अपनी परियोजनाएं लगाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए ये बहुत कठिन काम है कि उनकी जो क्रिया है, जो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस क्रिया के लिए, जिस तरह की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, वो इंडस्ट्री उनकी कौन सी क्रिया की परिभाषा में आती है, और उसके लिए कौन सा प्रमुख भूपयोग है जिसके अंतर्गत उनको जमीन खरीदनी चाहिए। ये सब मामले इस वीडियो में आपके कवर होंगे। मेरे पास लगभग रोज ही हमारे व्यूअर्स के 1-2 फोन आते हैं, जिसमें वो ये चर्चा करते हैं कि सर, मैंने पहले से जमीन खरीद रखी है, मुझे इंडस्ट्री लगानी है, कोई कहता मुझे हॉस्पिटल बनाना है, कोई कहता मुझे इसमें लेआउट स्वीकृत कराना है, आवासीय कॉलोनी काटनी है, लेकिन जमीन खरीदते समय उनको ये पता नहीं रहता कि हमें भूपयोग का क्या देखना चाहिए, किस तरह के भूपयोग में कौन सी क्रिया अनुबंध हो सकती है, और वो जमीन खरीद के बाद में फंस जाते हैं। वो क्रिया उनकी भूमि पर अनुबंध ही नहीं होती है मास्टर प्लान के अनुसार, जो क्रिया वो करना चाहते हैं। तो इसलिए विस्तार से ये वीडियो उन लोगों के लिए लाभकारी होने वाला है जो जमीन खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, या जिन्होंने जमीन खरीद रखी है या कोई क्रिया पहले से संचालित कर रहे हैं। तो वो ये समझ पाएंगे कि उस क्रिया का जो प्रमुख भूपयोग है वो क्या है, वो क्रिया किस प्रमुख भूपयोग से आच्छादित। इसी तरह के यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं, तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं विभिन्न परिसरों अथवा क्रियाओं की परिभाषाओं के बारे में ही बात करूंगा, और ये बताऊंगा कि वो जो क्रियाएं हैं वो किस प्रमुख भूपयोग से आच्छादित होती हैं। मैं भूपयोग की परिभाषाएं नहीं बता रहा हूं, क्रियाओं की परिभाषाएं बता रहा हूं, दोनों में अंतर है। फिर किसी वीडियो में आपको बात करूंगा कि भूपयोग का क्या मतलब है और अनुबंध क्रिया का क्या मतलब है। तो इस वीडियो में मैं विभिन्न परिसरों और क्रियाओं की परिभाषाओं के बारे में ही बात करूं, और जितनी भी महायोजना में भूपयोग है उनके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, सारी क्रियाओं की व्याख्या धीरे धीरे करूंगा, पूरी सीरीज बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं आवासीय क्रिया से प्रारंभ करता हूं। दोस्तों, किसी भी मास्टर प्लान में अगर भूपयोग आवासीय है, तो सामान्य जन के लिए इसमें आवासीय का मतलब है कि वो कुछ भी बना सकता है, लेकिन आवासीय की अगर भूपयोग की परिभाषा करेंगे तो भूपयोग आवासीय के अंतर्गत भी 4 वर्गीकरण हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि उन चारों वर्गीकरण के अंतर्गत जो अलग अलग पार्ट हैं, उन पार्ट में कौन सी क्रिया की जा सकती है किस भूपयोग के भाग में। जैसे कि आवासीय में आप एकल आवास भी बना सकते हैं, ग्रुप हाउसिंग भी बना सकते हैं, और अनुषांगिक कर्मचारी आवास भी बना सकते हैं जोनिंग रेगुलेशंस के अंतर्गत, और चौकीदार एवं संतरी आवास भी बना सकते हैं। ये 4 अलग अलग तरह की क्रियाएं हैं जो प्रमुख भूपयोग आवासीय के अंतर्गत की जा सकती हैं। अब मैं बात करता हूं 4 के पहले भाग एकल आवास से। दोस्तों, बुकलेट में जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के बताता हूं आपको कि एकल आवास
वह परिसर जिसमें स्वतंत्र आवासीय इकाइयां भूखंडी आवास हों। सिर्फ इतना लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एकल आवास केवल प्लॉटेड डेवलपमेंट से संबंधित है। अगर आप चाहें तो इस संबंध में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिस वीडियो का टाइटल है कि आवासीय भूखंड पर मकान और फ्लैट बनाने के क्या नियम है। इस टाइटल से आप हमारे चैनल पर उसको सर्च कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है। दोस्तों, एकल आवासीय भवन या प्लॉटेड डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि 2000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर एकल आवास या सिंगल ड्वेलिंग यूनिट के मकान बनाए जा सकते हैं। इनमें अधिकतम 3 मंजिल और भवन की ऊंचाई स्टिल्ट रहित बिना स्टिल्ट के 10.5 मीटर और स्टिल्ट सहित 12.5 मीटर तक ही रखी जा सकती है। तो आवासीय भूखंड के अंतर्गत अगर कोई एकल आवासीय भवन की क्रिया है तो उसकी परिभाषा यही हुई कि एकल आवास वह भवन है जिसमें स्वतंत्र आवासीय इकाइयां बनाई जा सकती हैं। और जो इसमें नहीं लिखा है और वो लिखा हुआ है बिल्डिंग बायलॉज में कि एकल आवासीय भूखंडों पर प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंतर्गत केवल 10.5 मीटर ऊंचाई तक के भवन स्टिल्ट रहित और स्टिल्ट सहित केवल 12.5 मीटर ऊंचाई तक के 3 मंजिले भवनों का ही निर्माण अनुबंध किया जा सकता है। ये वो क्रिया है जिसकी परिभाषा हमने बताई, एकल आवास। अब किस कैटेगरी के एकल आवास में स्टिल्ट फ्लोर मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो स्टिल्ट फ्लोर के संबंध में मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल से स्टिल्ट फ्लोर के संबंध में वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें डिटेल से आपको पता लगेगा कि स्टिल्ट फ्लोर किन एकल आवासों में दिया जा सकता है और किन एकल आवासों में नहीं दिया जा सकता है। शॉर्ट में मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि केवल डिटैच्ड भवनों में ही एकल आवास में स्टिल्ट फ्लोर अनुबंध किया जा सकता है। अब दोस्तों, आवासीय के दूसरे भाग पर बात करते हैं, जिसको कहते हैं समूह आवास या ग्रुप हाउसिंग। दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, ग्रुप हाउसिंग भूखंडों पर फ्लैट बनाने के क्या नियम है। आप चाहें तो हमारा YouTube चैनल से वो वीडियो दर्ज करके देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ कि जो मास्टर प्लान की बुकलेट है उसमें इस समूह आवास की परिभाषा जो मैं अभी बताना जा रहा हूँ वो क्या है, क्रिया किसको कहा गया है समूह आवास। तो दोस्तों, समूह आवास क्रिया की परिभाषा ये है, वह परिसर जिसमें 2 या इससे अधिक मंजिल का भवन होगा एवं प्रत्येक तल पर स्वतंत्र आवासीय इकाइयां होंगी तथा जिसमें भूमि एवं सेवाओं, खुले स्थानों व आवागमन के रास्ते की भागीदारी एवं स्व स्वामित्व होगा। इसका मतलब यह है कि समूह आवास वो भवन हुआ जिसमें 2 या 2 से अधिक मंजिलें बनाई जा सकती हैं और प्रत्येक मंजिल पर 1 या इससे अधिक स्वतंत्र आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा सकता है। और इस तरह जो भी इसके निर्धारित एफआर और सेटबैक और ग्राउंड कवरेज के हिसाब से अनुमान्य इकाइयों की संख्या होगी, अनुमान्यता के अनुसार, बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार, उतनी इकाइयां इसमें स्वीकृत की जा सकती हैं भूखंड के साइज के हिसाब से। और इसके जो कॉमन खुले स्थान हैं, भूमि एवं सेवाएं हैं और रास्ते की भागीदारी से भागीदारी होगी। जो रहने वाले लोग हैं, अलॉटीज हैं, सबका बराबर का इसमें भागीदारी होगी कॉमन सर्विसेज और कॉमन स्पेसेस के लिए। ऐसे भवनों को ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग्स कहते हैं। ये इस क्रिया की परिभाषा है। अब इसकी तीसरी कैटेगरी है अनुषंगिक कर्मचारी आवास। दोस्तों, इसको ध्यान से समझना है। अनुषंगिक का अर्थ ये है कि ये जॉइनिंग रेगुलेशंस के अंतर्गत इंसिलरी क्रियाज के रूप में यहाँ कर्मचारी आवास स्वीकृत किया जाएगा। जैसे अभी हमने पहले आपको बताया था कि ये भूपयोग की परिभाषा यहाँ पर विस्तार से चर्चा नहीं की जा रही है। यहाँ पर अनुमन की जाने वाली क्रिया की परिभाषा बताई जा रही है। तो इस केस में जैसे अनुषंगिक कर्मचारी आवास है, इसका मतलब है कि जो पूरा परिसर है वो आवासीय भूपयोग के अंतर्गत नहीं है। जैसे कोई इंडस्ट्रियल यूज की बिल्डिंग है जहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है, या कोई शैक्षिक यूज की बिल्डिंग है जहाँ पर कोई कॉलेज बना हुआ है, शैक्षिक संस्थान बना हुआ है, मतलब अदर देन आवासीय जो उपयोग के भवन है उनके अंतर्गत भी कर्मचारियों का आवास, भले ही उस पूरे परिसर का भूपयोग आवासीय नहीं है, लेकिन कर्मचारियों का आवास इंसिडेंटल क्रिया के अंतर्गत, अनुषंगिक क्रिया के अंतर्गत, जॉइनिंग रेगुलेशंस के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा सकता है उनका अनुमोदन। तो ये व्याख्या ये कहती है कि अगर कहीं पर अनुषंगिक क्रिया के अंतर्गत कर्मचारी आवास बनाए गए हैं तो वो क्रिया आवासीय कर्मचारी आवास के बनाने का जितना
एरिया है, जितना परिसर है, जो क्रिया है वो अनुषांगिक क्रिया के रूप में आवासी के रूप में काउंट की जाएगी, भले ही पूरे परिसर का भूपयोग आवासी ना हो। मतलब क्या है, आवासी भूपयोग के अतिरिक्त अन्य भूपयोगों में भी अनुषांगिक कर्मचारी आवास के रूप में आवासीय क्रिया अनुमन्य की जा सकती है, भले ही उस परिसर का मूल भूपयोग आवासीय ना हो। जबकि इसके पहले दो बिंदुओं पे जो एकल आवास या ग्रुप हाउसिंग की बात थी, वो मूल भूपयोग आवासीय के अंतर्गत ही दी जा सकती थी, लेकिन ये अनुषांगिक कर्मचारी आवास मूल भूपयोग आवासीय के इतर अन्य भूपयोगों में भी इंसिडेंटल क्रिया के रूप में जॉइनिंग रेगुलेशंस के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जा सकती है। ये इसका आशय है। अब चौथी क्रिया इसमें आवासीय के अंतर्गत कौन सी है? चौकीदार ऑब्लिक संतरीय आवास। इसमें जो महायोजना की बुकलेट है उसमें लिखा हुआ है, वह परिसर जिसमें अनुषांगिक उपयोग की सुरक्षा एवं रखरखाव से संबंध व्यक्तियों हित आवासीय व्यवस्था की गई। इसमें इन्होंने ये बताया गया है कि वह परिसर, जैसे कि अभी बात की थी, जैसे इंडस्ट्रियल में कर्मचारी आवास बनाया गया है, या शैक्षिक में अनुषांगिक क्रिया के रूप में कर्मचारी आवास बनाया गया है, या किसी हॉस्पिटल में अनुषांगिक क्रिया के रूप में कर्मचारी आवास बनाया गया है, तो कर्मचारी आवास तो अनुषांगिक क्रिया हुई उस केस में, और उस अनुषांगिक क्रिया के उपयोग सब यूज उपयोग के रूप में अगर कोई संतरी आवास बनाया जाता है या चौकीदार आवास बनाया जाता है, तो वो आवास भी आवासीय क्रिया के परिभाषा के अंतर्गत आएगा। उसकी परिभाषा भी आवासीय क्रिया के रूप में ही ली जाएगी, भले ही उस मूल भूखंड का भूपयोग आवासीय से भिन्न हो। जैसे कि इसके पहले वाले केस में किया था कि चौकीदार आवास जो अनुषांगिक है वो अन्य भूपयोग में हो सकते हैं, इसी तरह उन चौकीदार आवास के लिए भी अगर कोई संतरी आवास बनाया है या कर्मचारी आवास के लिए भी कोई उपयोग सब यूज के रूप में कोई चौकीदार आवास बनाया गया है या संतरी आवास बनाया गया है, तो उसको परिभाषित किया गया, उस क्रिया को यहाँ परिभाषित किया गया है कि वो क्रिया भी उपयोग के अंतर्गत, अनुषांगिक क्रिया के उपयोग के अंतर्गत आवासीय क्रिया की परिभाषा में रखा गया है। इसको मास्टर प्लान की क्रियाओं के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज हमने आपको मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय भूपयोग के अंतर्गत कौन कौन सी 4 भिन्न भिन्न क्रियाएं अनुमोदित की जा सकती हैं, उन क्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया। अगले वीडियो में ये सीरीज चालू रहेगी। अगले वीडियो में मैं आपको व्यवसायिक क्रियाओं के बारे में बताऊंगा। व्यवसायिक भूपयोग के अंतर्गत मास्टर प्लान में 22 क्रियाएं अलग अलग परिभाषाओं के अंतर्गत परिभाषित की गई हैं। तो 22 क्रियाओं के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्रियाएं एक वीडियो में कवर हो जाएं। लेकिन ये पूरी सीरीज चलेगी, इसमें हो सकता है 10-15 वीडियो भी बन जाए। ये सीरीज आपके लिए, व्यूअर्स के लिए या जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपसे व्यवसाय क्रियाओं के अंतर्गत होने वाले क्रियाओं की परिभाषा पे मैं बात करूंगा। नमस्कार।